हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दयानंद के दो बेटे होते हैं। दयानंद अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तभी एक दिन वो अपने छोटे बेटे चिराग और बड़े बेटे गौरव को बुलाता है और उनसे कहता है, अरे चिराग बेटा, गौरव बेटा, मैं कितने दिनों के मेहमान रह गया हूँ, ये तो खुद मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने के लिए तुम्हें तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं अपनी सारी जायदाद तुम दोनों में बांटते हुए जा रहा हूँ। 50% हिस्सा चिराग का होगा और 50% हिस्सा गौरव का होगा। वकील साहब आते ही होंगे अभी जायदाद के कागजात लेकर। दयानंद अपनी जायदाद का आधा आधा हिस्सा अपने दोनों बेटों के नाम कर देता है। उन दोनों की माँ भी बहुत सालों पहले इस दुनिया से उनको छोड़कर जा चुकी थी। थोड़े दिनों बाद दयानंद का भी स्वर्गवास हो जाता है और उसकी मौत के बाद गौरव जायदाद को बेचकर पैसे लेकर घूमने चला जाता है। वहीं चिराग ईमानदारी से जायदाद की जगह पर अपना एक ढाबा खोलता है। दयानंद के दोनों बेटों को बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता, क्योंकि दयानंद खुद एक बावर्ची था और गांव में उसका ढाबा था, लेकिन बहुत महीनों पहले उसने वो बेच दिया था। पता नहीं गौरव भैया कहाँ चले गए हैं। मुझे लगा कि वो जायदाद के सही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो तो सारी जायदाद बेचकर कहीं चले गए। तभी चिराग का दोस्त मन्नू वहाँ आता है और बोलता है, यार चिरू, तू भी ना दूसरों के बारे में बहुत सोचता है। अरे अब तू तेरे ढाबे पर ध्यान देना। नया नया ढाबा खोला है, पता भी है कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं अब तेरे कंधों पर। हाँ मन्नू, मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन एक छोटा भाई होने के नाते बस थोड़ी सी चिंता हो रही थी। वो क्या है ना, भैया जाने अनजाने में बहुत कुछ कर बैठे हैं जो गलत होता है। चिराग को गौरव की चिंता सताती है, लेकिन वो अपने ढाबे पर ध्यान देता है और उसका दोस्त मन्नू उसकी खूब मदद करता है। लोगों को चिराग के हाथ का खाना खाकर बहुत मजा आता है और वो चटकारे लेते हुए खाना खाते हैं। अरे वाह वाह चिरू भाई, तुम्हारा और तुम्हारे खाने का क्या ही कहना। भाई इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी लुगाई भी नहीं बनाती। अरे मजा ही आ गया यार, सुबह सवेरे ये मस्त मस्त पाव भाजी खाकर। जी भाई साहब, ये लीजिए। अब इस पाव भाजी के बाद ये ठंडी ठंडी लस्सी पीजिए। मजा और भी दुगना तिगुना और चौगुना हो जाएगा। जहाँ एक तरफ चिराग अपने ढाबे के जरिए तरक्की कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ घूमने के चक्कर में गौरव सारे पैसे उड़ा देता है और शहर में अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलता है। उसके हाथ का खाना लोगों को इतना पसंद नहीं आता, इसीलिए उसका ढाबा कुछ खास चलता नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो शहर छोड़कर फिर से गांव जाना होगा। नहीं, मुझे अपने रेस्टोरेंट को सबसे शहर का फेमस रेस्टोरेंट बनाकर ही रहना है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और निरंतर काम करता ही रहूंगा। गौरव अब मेहनत मशक्कत करने लगता है। वहीं चिराग का ढाबा गांव में खूब मशहूर होने लगता है। चिराग कुसुम नामक एक लड़की से शादी भी कर लेता है और दोनों अपना सुखी संसार बिता रहे होते हैं। एक दिन अचानक से कुछ लोग दिन दहाड़े आकर गौरव का रेस्टोरेंट तोड़ने लगते हैं और तभी गौरव बहुत हैरान और दंग रह जाता है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं, ये मेरा रेस्टोरेंट है। रुको तो। तभी वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है और गौरव को कुछ पेपर्स दिखाते हुए कहता है, देख लिया ना, ये जिस जगह पर तूने अपना रेस्टोरेंट खोला है, ये जगह गवर्नमेंट की है, इसलिए हमें इसे तोड़ना होगा। आपने परमिशन लिए बिना ही इसे बनाया? अरे नहीं। गौरव बहुत चिंतित हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट को यूं टूटते देख उसे बहुत बुरा लगता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मैं तो पूरी तरह कंगाल हो गया हूँ अभी। मेरे पास गांव जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। गौरव शहर से वापस गांव चला जाता है और वो चिराग के पास आता है। आखिरकार उसके घमंड को हालातों के सामने घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। मुझे माफ कर दे चिराग, मैंने कुछ सोचा नहीं और बस निकल गया, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे कुछ दिन तेरे यहाँ रहने दे भाई। अगर तुझे कोई ऐतराज न हो तो क्या मैं तेरे ढाबे पर काम कर सकता हूँ?
अरे जी बिल्कुल गौरव भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा ढाबा मेरा ही नहीं, आपका भी है। अरे थैंक यू मेरे भाई। गौरव अब चिराग के घर पर रहने लगता है और चिराग और गौरव दोनों एक साथ ढाबे पर काम करने लगते हैं। चिराग के ढाबे पर भीड़ देखकर गौरव को बहुत जलन महसूस होती है। हमेशा उसकी नजर ढाबे के कैश ड्रॉर पर होती है जो हमेशा भरा हुआ रहता है। मानना पड़ेगा, इस चिराग के बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया। इसके ढाबे पर तो दिन भर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता है। ऊपर से ये पैसों का ड्रॉर, ये भी भरा भरा ही रहता है। चिराग की तरक्की देखकर गौरव की नीयत बदल जाती है। चिराग की बीवी कुसुम अपने जेठ के बदलते हाव भाव देख लेती है। वो जब भी उससे देखती तभी गौरव की नजर बस अलमारी के लॉकर पर ही होती। ये आखिर चल क्या रहा है? हाँ, जेठ जी के दिमाग में मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पूरी बात जाने बिना मैं चिराग जी से भी कुछ कह नहीं सकती। अरे कुसुम, आज वो गाजर का हलवा बनाओ। तुम तो मुझसे भी अच्छा बनाती हो। गौरव भैया को गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। घी खत्म हो गया है ना? रुको, स्टोर रूम में 7 से 8 कनस्तर पड़े हैं, मैं अभी एक लाता हूँ। राशन से भरा हुआ स्टोर रूम देखकर गौरव के मन में और भी लालच जाग जाता है। गौरव अब तय कर लेता है कि वो चिराग को लूट कर भाग जाएगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि चिराग अब दिन ब दिन पैसे वाला होता जा रहा है। अब बस, अब 3 दिन और, फिर मौका देखते ही मैं चिराग के पैसे लूटकर भाग जाऊंगा यहाँ से और ऐशो आराम से जीऊंगा। 2 दिन बाद सभी गांव के महोत्सव में गए होते हैं और घर और ढाबा दोनों खाली होते हैं। तभी गौरव घर की अलमारी के लॉकर से पैसे चुराता है और ढाबे पर जाकर भी ड्रॉर में से सारे पैसे एक बैग में भर लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी मन्नू ये सब देख लेता है और वो तुरंत फोन कॉल करके चिराग को ये सब बता देता है और गौरव को रोक लेता है। रुक जाइए गौरव भैया, इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे हम आपको। क्या मतलब है तुम्हारा मन्नू? तभी वहाँ पर चिराग और कुसुम आ जाते हैं और वो दोनों गौरव की तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। गौरव बहुत घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। चिराग, वो मैं क्या भैया? मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी घिनौनी हरकत करेंगे। मुझे तो इन पर पहले से ही शक हो गया था। अरे कम से कम चिरू की मेहनत की तो इज्जत कर ली होती। ये दिन रात सुबह शाम मेहनत करता है। अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो आप मुझे खुद से मांग लेते। यूं चोरी करने की क्या जरूरत थी गौरव भैया? बस अब बहुत हो गया, अब मैं आपको और सहन नहीं कर सकता। चिराग और मन्नू गौरव के हाथों से सारा सामान छीन लेते हैं और उसे घर के बाहर निकाल देते हैं। गौरव अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगता है और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। चिराग और कुसुम भी वहाँ पहुँचते हैं। आपके भाई को बहुत मेजर और सीरियस इंजरीज हुई हैं, इसलिए अब उनका ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए टोटल 1 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। 1 लाख? चिराग बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है, लेकिन वो क्या करता? आखिर खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता ही होता है। वो अपने भाई के ऑपरेशन के लिए अपनी जमा पूंजी में से 1 लाख रुपए निकालता है और गौरव का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो सही सलामत हो जाता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और उसे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। चिराग, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, उसके बावजूद भी तूने मेरे लिए इतनी मोटी रकम भरी। मैं तुझसे वादा करता हूं, आज से मैं अच्छे से रहूंगा और मेहनत करके कमाऊंगा और ईमानदारी से जीऊंगा। हाँ भैया, मैं भी यही तो चाहता था। उस दिन के बाद से गौरव पूरी तरह बदल जाता है और वो अब ईमानदारी से चिराग के साथ काम करने लगता है। दोनों भाई मिलकर खूब सारे पैसे कमाते हैं और आगे जाकर ढेरों ढाबे खोलते हैं। 10 साल की स्वरा अपने माता पिता राकेश और कमला के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता दोनों मजदूरी करते थे। वो बहुत मेहनत करते और अपनी बेटी स्वरा को पालते। ये लो स्वरा, तुम्हारे लिए हमने ये केक लाए हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना बच्ची? ये लो, जन्मदिन मुबारक हो मेरी बच्ची। जन्मदिन मुबारक हो मेरी लाडो। स्वरा केक को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने माता पिता के गले लगती है और खुशी से झूमने लगती है। आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे माँ पापा हो। धन्यवाद माँ पापा।
चलो चलो, अब जल्दी से केक काटते हैं, वरना ये ठंडे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद इसे खाने का मजा भी नहीं आएगा। हाँ हाँ माँ, चलो चलो। तीनों मिलकर केक काटते हैं और इस तरह गरीबी में भी राकेश और कमला स्वरा की हंसी को बरकरार रखते हैं। स्वरा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसे स्वादिष्ट खाना भी बनाना आता। 10 साल की उम्र में ही वो ढेरों पकवान पका लेती, लेकिन उसके हाथ का अंडा ऑमलेट तो सभी का पसंदीदा होता है। एक दिन जब राकेश और कमला को कंस्ट्रक्शन साइट से घर लौटने में देरी हो जाती है, तभी स्वरा उन दोनों के लिए बढ़िया सा अंडा ऑमलेट बनाती है, जिसे खाकर राकेश और कमला बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह स्वरा बिटिया, तुम तो अपनी माँ से भी अच्छा खाना बनाने लग गई हो, और वो भी इस छोटी उम्र में ही। सच में लाडो, तेरे हाथ का अंडा ऑमलेट खाकर मैं खुद हैरान हूँ। तू इतना अच्छा अंडा ऑमलेट बना कैसे लेती है? कोई जादुई छड़ी है क्या तेरे पास? नहीं माँ, जादुई छड़ी तो नहीं, लेकिन आप दोनों का आशीर्वाद है, जिसके कारण ही मैं इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ। वाकई में कमला, हम दोनों बहुत भाग्यवान हैं कि हमें स्वरा जैसी बेटी मिली। भगवान तुझ जैसी बेटी सभी को दे। और साथ ही भगवान आप दोनों जैसे माँ पापा भी सभी को दे। स्वरा अपने माँ पापा के साथ एक सुखद जीवन बिता रही थी, लेकिन एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट के तीसरे माले पर काम करते वक्त कमला नीचे गिर जाती है। कमला! राकेश कमला को बचाने जाता है, लेकिन गीले कीचड़ से फिसलकर वो भी तीसरे माले से नीचे गिरता है और उस दिन दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है। स्वरा को जब ये पता चलता है तो वो भाग भाग कर कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है और खून से सने हुए राकेश और कमला को देख स्वरा टूट जाती है और वो दहाड़े मारते हुए रोती है। माँ, पापा, उठो ना माँ, पापा, आपकी लाडो आपको पुकार रही है। माँ, सुनो ना मेरी पुकार। माँ, उठो ना माँ। माँ, पापा, आप दोनों मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। स्वरा अपने माँ पापा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। स्वरा का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, जिस कारण आस पड़ोस के लोग उसे एक अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। अनाथ आश्रम में जाने के बाद वो बाकी अनाथ बच्चों के साथ रहने लगती है। वहां पर उसकी एक सहेली बनती है जिसका नाम मधु होता है। मेरे भी माँ पापा एक ट्रेन एक्सीडेंट में मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। उसके बाद मेरे चाचू ने मुझे यहाँ अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें मुझे संभालना नहीं था। हमारी किस्मतों के साथ बहुत खिलवाड़ किया है ऊपर वाले ने, लेकिन अब यही हमारा जीवन है। मुझे इस अनाथ आश्रम में अच्छा नहीं लग रहा है मधु। मुझे माँ पापा के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। रो मत स्वरा, तुझे हिम्मत रखनी होगी। स्वरा के लिए अनाथ आश्रम में रहना इतना भी आसान नहीं था। उस आश्रम में उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता तो बेस्वाद और अस्वच्छ खाना। अनाथ आश्रम वाले उनसे खूब काम कराते। वहाँ के कुछ बच्चे बहुत बुरे होते हैं जो स्वरा और मधु को बहुत परेशान करते। वो स्वरा के कपड़ों को कचरे में फेंक देते हैं। ओए स्वरा की बच्ची, वो देख, तेरे कपड़े अब अलमारी से सीधा कचरे में। खुद को बहुत होशियार समझती है ना स्वरा, इसके साथ तो यही होना चाहिए है। मैं तो कहता हूँ इसे भी कचरे में डाल देते हैं। हाँ। बस करो तुम लोग, वरना मैडम के पास जाकर तुम मूर्ख लोगों की शिकायत करूंगी मैं। ओए मधुमक्खी, तू चुप कर, ज्यादा चम्मच मत बन स्वरा की, वरना चम्मच से मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी। आई बड़ी मैडम के पास जाकर शिकायत करने वाली। वो लोग स्वरा की चोटी खींचते हैं और जमीन पर तेल गिराकर उसे गिराते और उसके साथ खूब अत्याचार करते। एक दिन तो वो उसके खाने में मरा हुआ कॉकरोच भी डाल देते। स्वरा रात में खूब रोती। मुझे नहीं रहना इस नर्क में, यहाँ सब लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैडम भी उन्हें कुछ नहीं कहती। अगर मेरे माँ पापा होते तो उन्हें मार मार कर मोर बना देते। स्वरा,
वो लोग ऐसे ही हैं। यहाँ आने वाले हर एक नए बच्चे के साथ वो लोग ऐसे ही पेश आते हैं। स्वरा और मधु दोनों साफ सफाई का काम करते थे, लेकिन उसको साफ सफाई के काम से खूब एलर्जी होने लगती है। वो खांसती और बीमार पड़ जाती है। तभी सुशीला मैडम उससे कहती हैं, स्वरा, अगर तुमसे साफ सफाई का काम नहीं हो पा रहा है तो तुम कोई और काम करो बेटा। बोलो, क्या काम कर सकती हो तुम? मैडम, क्यों ना मैं खाना बनाने का काम करूं? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, खासकर अंडा ऑमलेट। लेकिन बच्चे खाना कैसे बना सकते हैं? इस आश्रम की दाई माँ खाना पकाती हैं। मैडम, मुझे खाना बनाने का काम दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम कल से सबका खाना बनाना, ओके? स्वरा अब अनाथ आश्रम में सबका खाना बनाने लगती है और सभी को उसके हाथ का व्यंजन बहुत पसंद आता है। सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं और मैडम को भी उसके हाथ का बना अंडा ऑमलेट बहुत पसंद आता है। अरे वाह स्वरा, तुम तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट और लजीज खाना बनाती हो। और ये तुम्हारे स्टाइल का स्पेशल अंडा ऑमलेट, ये भी बहुत अच्छा है। तुम इसी उम्र में इतना अच्छा खाना बना लेती हो। तुम अपनी इस कला के बलबूते जीवन में बहुत आगे जा पाओगी बेटा। तुम यहाँ इस अनाथ आश्रम में क्या कर रही हो? हाँ स्वरा, तू सच में बहुत बढ़िया अंडा ऑमलेट बनाती है। लेकिन अब तो मैं इस आश्रम में कैद हो गई हूँ ना, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? मैं तुम्हें जाने दूंगी और तुम्हारा ध्यान भी रखूंगी। मेरे पति का अंडा शॉप है, वहाँ से मैं तुम्हें अंडे दिया करूंगी और तुम ठेले पर अंडा ऑमलेट बेचना शुरू करो और दिन भर बेचकर रात में मेरी नानी के पास रहो। कुछ महीनों बाद जब तुम अच्छे खासे पैसे कमा लोगी तभी तुम मुझे पैसे देना, ठीक है ना? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है। धन्यवाद सुशीला मैडम। सुशीला के कारण स्वरा की जिंदगी अब एक नया मोड़ लेती है। सुशीला स्वरा को रोजाना अपने पति के दुकान से अंडे दिया करती और ठेला खरीदकर स्वरा उस ठेले पर अंडा ऑमलेट बेचा करती। अंडा ऑमलेट, स्वादिष्ट और मजेदार अंडा ऑमलेट, एक अनोखे स्टाइल और अनोखे अंदाज में। आइए आइए, अंडा ऑमलेट खाइए। अंडा ऑमलेट, अंडा ऑमलेट। अरे वाह, इतना बेहतरीन और बढ़िया अंडा ऑमलेट मैंने पहले कभी नहीं खाया। मजा ही आ गया इसे खाकर। तो मुझे एक और अंडा ऑमलेट देना स्वरा। हाँ हाँ, मुझे भी एक और देना, बहुत ही स्वादिष्ट है ये अंडा ऑमलेट। तो स्वरा अब अंडा ऑमलेट बेच बेच कर ढेर सारे पैसे कमाने लगती है और कुछ महीनों बाद वो सुशीला को सारे पैसे चुका देती है और वो अपना एक घर लेती है। वो मधु को भी अपने पास बुला लेती है और दोनों सहेलियां एक साथ रहने लगती हैं। मधु बड़े होकर अच्छी जॉब पर लगती है और स्वरा भी अंडा ऑमलेट को बड़े बड़े ढाबे हर शहर और गांव में खोलती है और ढेर सारे पैसे कमाकर वो बहुत अमीर हो जाती है। एक अनाथ लड़की ने आखिरकार सबको साबित कर ही दिखाया कि हिम्मत रखने से और जी तोड़ मेहनत करने से हर कोई जीवन में सफल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।